आपका अपनी फैमिली टाइम्स ऑफ नॉलेज में स्वागत है। आज मैं आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो आरआरबी हो, एसएससी हो, जेई हो, सभी में जनरल साइंस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज हम बायो का जनरल इंट्रोडक्शन समझाएंगे। बायो में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हम बायो के सारे कंटेंट्स लेंगे एंड आई विल ट्राई कि आप बायो को अच्छे से समझ जाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए और आप अच्छे से मार्क्स गेन करें। बायो के जनरल इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था लेमार्क ने। लेमार्क ने 1801 में सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को यूज किया और साथ ही इनके ही पैरेलल एक और साइंटिस्ट हुए हैं, ट्रेविरेनस। ये जर्मनी से थे। फ्रेंड्स, आप याद रखें कि आपको इन साइंटिस्ट के नेम याद रखने हैं। अधिकतर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइंटिस्ट नेम पर पूछे जाते हैं, किसने डिस्कवर किया, किसने बताया, किसका क्या रोल था। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट रहे हैं, जिनका कुछ रोल रहा है इसमें, उनके नाम लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड यूज किया था लेमार्क ने, देन ट्रेविरेनस ने। इसके बाद एक नाम आता है जो कि आप सभी ने शायद सुना होगा, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल मेनली एक जूलॉजिस्ट थे। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी बिकॉज एज अ ब्रांच ऑफ साइंस एरिस्टोटल ने ही बायो को साइंस में इंक्लूड किया था और एरिस्टोटल के बाद ही बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच मानी जाती है। दैट्स व्हाई ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस होती हैं। वन इज बॉटनी एंड सेकेंड वन इज जूलॉजी। फ्रेंड्स, बॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी इज अदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बॉटनी में वी स्टडी about plants and in zoology we do study about animals. Okay, and Aristotle is also known of father of zoology, and one more scientist is Theophrastus. He is known of father of botany. ओके, तो हमको यहां पर 2 नाम याद रखने हैं, एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस। एरिस्टोटल इज अ फादर ऑफ बायोलॉजी एंड ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ जूलॉजी, एंड सेकेंड वन इज थियोफ्रास्टस, ही इज नोन एज अ फादर ऑफ बॉटनी। अब इनसे रिलेटेड कुछ बुक्स हैं जिनके नाम भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दोनों ने जो दोनों अपनी बुक्स दी है, उन दोनों बुक्स के हम नाम देखते हैं। एरिस्टोटल ने एनिमल्स के बारे में बताया अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम में। हिस्टोरिया एनिमेलियम, इसमें इन्होंने लगभग 500 एनिमल्स के बारे में बताया। एनिमेलियम वर्ड आप याद रख सकते हैं एनिमल से, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम। एंड सेकेंड वन जो थियोफ्रास्टस ने दी थी, हिज बुक नेम इज हिस्टोरिया प्लांटिनम। इसमें इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया। जनरल इंट्रोडक्शन के बाद में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस बायो में फर्दर स्टडी के लिए बहुत जरूरी होता है। हम देखते हैं कि पूरे किंगडम में बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो इनको कैटेगराइज करना बहुत जरूरी था। इनको कैटेगराइज करना
फिर उन्हें अलग अलग सेपरेट रखकर स्टडी करना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर एक स्कूल है, स्कूल में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम उनको अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, उनकी जो भी कैपेसिटी होती है। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है उसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में रखते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को सेकंड स्टैंडर्ड, सेम लाइक दैट जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है, जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं लाइफ साइंस के, उसको इन्होंने देखा साइंटिस्ट लोगों ने, और इतने सारे जो बहुत ज़्यादा एक डाइवर्सिटी है, हम लोग देखते हैं कि एक बायोडाइवर्सिटी है, आप कहीं भी जाएं कितने सारे प्लांट्स मिलते हैं, कितने सारे एनिमल्स मिलते हैं, तो उन सबको स्टडी करने के लिए एक क्लासिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स थी, उस रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया। तो हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की एक हायरार्की होती है, जिसमें सबसे पहले फाइलम, फर्स्ट वी स्टार्ट किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। ये क्लासिफिकेशन की हायरार्की है। इसमें सबसे पहले जो हाईएस्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम एंड लोएस्ट वन इज स्पीसीज। ओके, ये हायरार्की बना के अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए गए, जिनमें से सबसे फेमस क्लासिफिकेशन जो बायोलॉजी में माना जाता है वो है बायनोमियल क्लासिफिकेशन। बायनोमियल क्लासिफिकेशन में 2 नेम्स होते हैं, किसी भी स्पीसीज के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी प्लांट के, किसी भी एनिमल्स के 2 नेम्स होते हैं। ये बायनोमियल क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया था कैरोलस लीनियस ने। फ्रेंड्स याद रखें, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस नेम को बहुत अच्छे से लर्न कर लें। कैरोलस लीनियस। बायो की जिस ब्रांच में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं दैट इज नोन इज टैक्सोनॉमी। ओके, टैक्सोनॉमी में हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, और ये पूरी टैक्सोनॉमी जो है वो सबसे पहले बेस्ड है कैरोलस लीनियस के ऊपर। दैट्स व्हाई कैरोलस लीनियस इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। आप लोग देखेंगे कि बायोलॉजी में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो आपको इन साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, और अगर आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज नोन एज कैरोलस लीनियस, एंड बायनोमियल क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने ही दिया था। इसे हिंदी में द्विनाम पद्धति कहते हैं। द्विनाम पद्धति है बायोनोमियल। इसका मतलब होता है कि हर एक प्राणी का, एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी प्लांट एंड एनिमल्स हैव 2 नेम्स, लाइक ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। देयर इज होमो इज जीनस एंड सेपियंस इज स्पीसीज। तो कैरोलस लीनियस ने जो बायनोमियल क्लासिफिकेशन दिया, जो द्विनाम पद्धति दी, उसमें 2 नेम्स होते हैं। फर्स्ट नेम इज जीनस एंड सेकेंड वन इज स्पीसीज। ओके, तो होमो इज जीनस नेम and species its species। आप लोग कुछ नाम याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, लाइक ह्यूमन इज नोन एज होमो सेपियंस, सेम लाइक इज पी इज नोन एज पाइसम सटाइवम। बायनोमियल क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया, ही इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। Then after that many scientists comes and they given different types of classification, 2 classification, 3 types of classification, but among them one more classification is famous and well known, that is 5 kingdom classification।
5 kingdom classification. It was given by R.H. Whitaker. R.H. Whitaker's classification also very famous and it's known very well among all botanists and zoologists because it's very easy and it's very easy to study. R.H. Whitaker ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसमें इन्होंने सबसे पहले जो किंगडम था उन्हें 5 क्लासेस में क्लासिफाइड किया. फर्स्ट इज प्रोटिस्टा, second one is Monera, then third one is fungi, fourth is plantae and fifth one is animals. It's also known as Animalia. We all knows जब भी हम क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं तो हमेशा लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाते हैं. ठीक है, तो विटकर ने भी वही किया. सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे अर्थ पे उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन 5 कैटेगरीज में रख दिया. जो सबसे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कोई वेल नोन बॉडी नहीं होती है, वेल नोन सेल नहीं होती है. हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे सेल क्या होती है, टाइप्स ऑफ सेल क्या होते हैं और कैसे इन सेल से ऑर्गेनिजम्स बनता है. तब आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रोटिस्टा मोनेरा में क्या डिफरेंट है. प्रोटिस्टा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखा है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू नो जो कि हमें नेक्ड आइज से भी नहीं दिखते हैं, लाइक बैक्टीरिया. देन मोनेरा. मोनेरा में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है. प्रोटिस्टा में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स. और मोनेरा में जो आते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं. अभी शायद आप समझ नहीं पाएंगे कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं और इन दोनों सेल्स में क्या डिफरेंस होती है. डेफिनेटली अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोकैरियोट्स सेल्स कौन सी होती है और यूकैरियोट्स सेल्स कौन सी होती है. और जब आप इन दोनों में डिफरेंस समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोटिस्टा में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं और मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूकैरियोट्स होते हैं. उसके बाद में ये दोनों जो हैं बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में हम लोग और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं लाइक माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी. इसके बाद क्लासिफिकेशन में जो थर्ड पार्ट आता है वो होता है फंजी. फंजी इज टोटली सैप्रोफिटिक. सैप्रोफिटिक मीन्स यह डेड एनिमल से अपना फूड लेते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं. हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. इट मीन्स ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. फंजीज प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल किंगडम, ऑल लिविंग किंगडम ऑन अर्थ. सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनाया था पेनिसिलिन वो फंजी से ही बनाया गया था. पेनिसिलिन इज फर्स्ट एंटीबायोटिक. पेनिसिलिन को सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम नोटेटम इज अ टाइप ऑफ फंजी. इसे सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया गया था. पेनिसिलिन इज अ एंटीबायोटिक एंड आप सभी जानते हैं कि एंटीबायोटिक आज मेडिसिन में कितना इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनाया गया दैट वाज पेनिसिलिन एंड इट वाज मेड बाय पेनिसिलियम नोटेटम. इट इज अ फंजी एंड पेनिसिलिन बनाने वाले सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन को बनाया था, पेनिसिलियम नोटेटम जो कि एक फंजी है. तो फंजी इज ऑल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल. एंड आप सभी जानते हैं कि जितने भी बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी आप बेकरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, केक, पेस्ट्रीज, ये सभी
में इंपॉर्टेंट रोल होता है फंजी का। फंजी फर्मेंटेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बहुत सारी फंजी होती हैं जो कि एडिबल भी होती हैं, हार्मफुल भी होती हैं। हमारी जितनी भी प्लांट्स में डिजीज होती हैं, स्किन डिजीज होती हैं, ये सभी फंजी के कारण होती हैं। तो इट्स बेनिफिशियल एंड एज वेल एज हार्मफुल ऑल्सो। इसके बाद में जो सेकेंड वन आता है वो आते हैं प्लांट। आर एस विटकर ने थर्ड जो ग्रुप बनाया था फंजी एंड फोर्थ वन दिया था प्लांटिया, दैट इज नोन एज प्लांटिया। प्लांटिया में प्लांट्स आते हैं एंड प्लांट्स को इन्होंने जो कैटेगराइज किया वो 5 टाइप में डिवाइड किया था। हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि हमें बहुत ज़्यादा डीप में बायो नहीं पढ़ना है, दैट्स वाई हम ओनली इनके नाम्स लेते हैं। फर्स्ट वन इज थेलोफाइटा, second one is bryophyta, third one is pteridophyta, and fourth is gymnosperm, and last one, fifth group is angiosperms. Friends, origin of life सबसे पहले वाटर में हुआ। अर्थ पर जब जीवन की शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले वाटर में हुई थी। तो जीवन की शुरुआत में सबसे पहले सेल बने, सेल से फिर सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से प्लांट। सेल क्या होते हैं, सेल के टाइप्स क्या होते हैं, ये सब मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी आप केवल इतना समझ लें कि सबसे पहले जो वाटर में ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, तो सबसे पहले जो प्लांट थे वो भी वाटर में ही हुए थे, उनको हम कहते हैं थेलोफाइट्स। उसके बाद में धीरे धीरे से जो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो वाटर था उससे अर्थ पर ट्रांजिट हुए। तो जब अर्थ पर धीरे धीरे प्लांट्स उगे, दैट इज नोन एज ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स इज ऑल्सो नोन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जैसे कि हिंदी में हम लोग कह सकते हैं उभयचर। उभयचर मीन्स ये दोनों पर सर्वाइव कर सकते हैं, वाटर एंड अर्थ। तो दैट्स व्हाई ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस, ओके, बिकॉज इट कैन सर्वाइव ऑन अर्थ एज वेल एज वाटर। इसके बाद में आते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स अर्थ में बहुत सारा एरिया कवर करते हैं, प्रिमिटिव है। और सबसे पहले सबसे पुराना जो जिम्नोस्पर्म्स है दैट वन इज साइकस। साइकस नाम आप याद रख लें, इट इज अ प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म। साइकस प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स है। इसके बाद में जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड कुछ प्लांट्स हैं जिनके नाम पूछे जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड, जिसमें से एक जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा पर क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज माइकोराइजा इज अ रिलेशनशिप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स रूट एंड फंजी। जो फंगी होती है वो जिम्नोस्पर्म्स की रूट में सर्वाइव करती है और इन दोनों का जो सिंबायोलिज्म हो वो रिलेशंस कहलाता है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा यू कैन से माइकोराइजा इज अ टाइप ऑफ रूट, इट्स फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स। उसके बाद में जिम्नोस्पर्म्स से 2 क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स एंड स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, जितने भी अर्थ पे ट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा जो टॉलेस्ट ट्रीज होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स के होते हैं। और जो सबसे ऊंचा सबसे टॉल जो जिम्नोस्पर्म्स है उसका नाम है सिक्वा सेमीपरविरेंस। सिक्वा सेमीपरविरेंस। सिक्वा इज जीनस एंड सेमीपरविरेंस इट्स स्पीसीज। अब आपको समझ में आ गया होगा बाय नोमेनक्लेचर क्या होता है। एवरी स्पीसीज हैव 2 नेम, सिक्वा सेमीपरविरेंस। इट इज द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स बहुत टॉलेस्ट होते हैं, लेकिन वहीं पर एक सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म्स होता है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। इसका नाम भी आप लोग याद रखें, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स होता है जेमिया पिग्मिया।
जेमिया पिग्मिया, इट्स अ स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। तो इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये दो नाम आप याद रख लें, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स एंड स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स इज सिक्वा सेमीपरविरेंस एंड स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स इज जेमिया पिग्मिया। जिम्नोस्पर्म में एक बहुत पुराना और बहुत ब्रॉड एंड बहुत टॉल जिम्नोस्पर्म्स है जो कि बहुत क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और एक फेमस ट्री है जिसे कि फादर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, रेडवुड के नाम से भी जाना जाता है वो। इट्स नेम इज सिक्वा जिगैंटिया, सिक्वा जिगैंटिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री है, दैट्स वाई इट्स नोन एज अ फादर ऑफ फॉरेस्ट। बहुत पुराना ट्री है, ये बहुत बिगेस्ट है, बहुत टॉलेस्ट है, दैट्स वाई इट्स नोन एज अ फादर ऑफ फॉरेस्ट। तो जिम्नोस्पर्म में आपको ये नाम भी याद रखना है, सिक्वा जिगैंटिया, इट्स कॉल्ड फादर ऑफ फॉरेस्ट। इसके बाद में आता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स इज द हाईएस्ट प्लांट ग्रुप, highest plant group we can say, because all highest characters found in this angiosperms. There is angiosperms also divided in two groups, cotyledons and non-cotyledons. कॉटिलिडन्स एंड नॉन कॉटिलिडन्स यहाँ पर इनके जो सीड्स हैं उसके ऊपर इनको डिवाइड किया है, और जो कॉटिलिडन्स होते हैं जिनमें सीड्स होते हैं दैट्स कॉल्ड कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स को ऑल्सो इन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। हिंदी में से कहा जाता है एक बीजपत्री द्विबीजपत्री। आपने देखा होगा गेहूं चना, गेहूं चने में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप गेहूं के सीड को अगर ब्रेक करेंगे तो इट कांट बी ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, एंड अगर चने को आप ब्रेक करेंगे तो इट कैन बी ब्रेक इनटू टू पार्ट्स। तो व्हेन seed cannot be divided into equal two parts, it's a monocot, and when seed can be divided into two parts it can be we can say dicot. तो एंजियोस्पर्म्स में कॉटिलिडन्स एंड नॉन कॉटिलिडन्स, देन कॉटिलिडन्स में मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब एक बीजपत्री जिसका बीज केवल एक बीजपत्र से या वन सीड कोट से बना होता है, एंड डाइकॉट में टू सीड कोट्स होते हैं, जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो टू सीड कोट्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए क्लासिफिकेशन में हम केवल एनिमेलिया प्लांटी पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी एनिमेलिया, बिकॉज एनिमेलिया इज द बिगेस्ट ग्रुप, और आप आज के लिए केवल इतना याद रखें, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एनिमेलिया के बारे में बताऊंगी, एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन लेंगे। एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेंदी है, और उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, इसलिए फ्रेंड्स हम इसे आज ना लेते हुए नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में एनिमेलिया क्लासिफिकेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड आई विल ट्राई कि आपको सभी जो भी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। एंड मैं भी आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और मैं आज आपसे यहीं विदा लेती हूँ। जय हिंद।